नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 7 व्याख्यान 31 अनुवाद अध्ययन के स्रोतों में अंतर। अनुवाद अध्ययन के स्रोतों में अंतर 1। अब ये सब पूरे 5 आएंगे जिसमें हम अनुवाद अध्ययन क्या है और उसके स्रोत क्या हैं और उन स्रोत को क्या है बताना। अंतर तो हम बता नहीं सकते कि अंतर क्या है, स्रोत हैं कि विभिन्न स्रोत हैं, तो विभिन्न स्रोत में किस तरह से अनुवाद अध्ययन का प्रयोग होता है ये हम देखेंगे। अनुवाद अध्ययन ट्रांसलेशन स्टडीज एक अंतः विषय शैक्षणिक क्षेत्र है जो अनुवाद और स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांतों, व्याख्याओं और अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है। एक अंतः विषय क्षेत्र होने के नाते अनुवाद अध्ययन अन्य क्षेत्रों से अनुवाद को प्रेरित करने वाले कई पहलुओं को प्राप्त करता है, जैसे इतिहास, भाषा विज्ञान, तुलनात्मक साहित्य, सांस्कृतिक भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से अनुवाद का अध्ययन किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज नामक शोध पत्र में ट्रांसलेशन स्टडीज शब्द का निर्माण अंग्रेजी में अमेरिका के शोधकर्ता जेम्स एस होम्स द्वारा किया गया था। अनुवाद अध्ययन के लिए फ्रांस के लेखक ट्रांसट्रोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि अंग्रेजी में लेखक सामान्यतः ट्रांसलेटोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। फ्रांस के लोग ट्रांसडक्टोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी के लोग ट्रांसलेटोलॉजी का प्रयोग करते हैं। यूरोपीय परंपरा में व्याख्या को अनुवाद अध्ययन का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन अमेरिका में लोग अनुवाद और व्याख्या अध्ययन शब्दावली को अधिक पसंद करते हैं। ऐतिहासिक रूप से अनुवाद अध्ययन एक निर्देशात्मक विधा रहा है। निर्देशात्मक ना होने वाले अनुवाद पर कई चर्चाएं हुई हैं। तो अनुवाद की सीमाओं में जो नहीं आती। अनुवाद अध्ययन करने वाले इतिहासकार अनुवाद के शुरुआती पश्चिम विचारों का पालन करते हैं, जब वे सिरोसे के उस विचार को इस क्षेत्र की प्रारंभिक मानते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रीक से लैटिन में अनुवाद करने से उनके व्याकरण कला में सुधार होगा। संत जेरोम ने इस विचार को सिसेरो से भावनात्मक शब्द और अनुवाद के रूप में वर्णित किया है। मिस्र में व्याख्याकारों की व्याख्या का इतिहास हीरोडोटस द्वारा कई सदियों पहले प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सामान्यतः इसे अनुवाद अध्ययन के अंतर्गत नहीं माना जाता, क्योंकि यह अनुवादक के अनुवाद करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं कहता। हान राजवंश के दौरान चीन में अनुवाद कैसे करें बहस बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के साथ शुरू हुई। मॉस्को में 1958 में आयोजित सेकेंड कांग्रेस ऑफ स्लेविस्टस बैठक में एक चर्चा हुई जिसमें यह सवाल उठाया गया कि अनुवाद किस क्षेत्र के करीब है, भाषा विज्ञान या साहित्यिक पहलू। इस सवाल के जवाब में अनुवाद अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र क्षेत्र की आवश्यकता का सुझाव दिया गया, जो अनुवाद के प्रत्येक पहलू को समझने योग्य होना चाहिए, ना कि भाषा विज्ञान या साहित्यिक पहलू के अनुसार। 1960 के दशक में अमेरिकी विश्वविद्यालय जैसे आयोवा
विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भाषांतरण अनुवाद कार्यशालाओं को प्रोत्साहित किया गया। सन 1950 और 1960 के दशक में अनुवाद पर व्यवस्थित भाषा विज्ञान केंद्र शुरू किए गए। 1958 में फ्रांसीसी भाषा शास्त्री विनय और डॉबलर ने फ्रेंच और अंग्रेजी के बीच द्विभाषी शोध किया है। 1964 में यूजिन नायडा ने टुवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेशन नामक पुस्तक लिखी, जो बाइबल अनुवाद के लिए एक नियमों का संग्रह रहा। ये नियमों का संग्रह काफ़ी हद तक हैरिस के रचनात्मक व्याकरण से शुरुआत हुआ है। 1965 में के.सी. कैटफोर्ड ने भाषा विज्ञान के संदर्भ में अपने अनुवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में चेक सिरिलेवी, स्लोवाक के पोपोविक और फ्रांटिसिक मिको ने साहित्यिक अनुवाद की शैली पर शोध किया। इस शोध के पहले चरण को जेम्स एस होम्स के शोध दस्तावेज में उचित रूप से शामिल किया गया है। ये शोध दस्तावेज कोपनहेगन में आयोजित 3rd ट्रांसलेशन कांग्रेस ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक में पढ़ा गया। इस शोध दस्तावेज के माध्यम से यह विविध क्षेत्र की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया है। इस आवश्यकता के आधार पर गिडन डोरी ने 1995 में डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज नामक अपने लेख में एक मानव चित्र तैयार किया। लेकिन 1990 के दशक की सांस्कृतिक क्रांति के बाद से यह क्षेत्र अनुसंधान के कई आयामों में विभाजित हो गया है। ये उद्धरण हम विकिपीडिया से लिया है। अनुवाद अध्ययन के स्रोतों में विभिन्नताओं को देखते हुए हम मशीन अनुवाद यानी जो कंप्यूटर अनुवाद है, तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली और अनुवाद, शब्दकोश और अनुवाद, भाषा शिक्षण और अनुवाद पर विस्तार से हम विचार करेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुवाद अध्ययन इन जो विभिन्न स्रोत देखे हैं, इन स्रोत में इसका प्रयोग कैसे होगा। मशीन अनुवाद स्वरूप और संभावनाएं। अनुवाद एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा की सामग्री में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मशीन में उपयोग द्वारा किया गया अनुवाद प्रक्रिया को मशीन अनुवाद कहलाता है, जिसके माध्यम से मूल भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में स्वचालित रूप से अनुवादित किया जाता है। इसमें स्रोत पाठ की सामग्री, अब यहाँ पे स्रोत पाठ की सामग्री क्या होगा, वो है डेटा, कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट के रूप में जोड़ी जाती है। कंप्यूटर की रचनाओं में मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के लिए शब्दावली, मुहावरे और व्याकरण के नियम संग्रहित किए जाते हैं, जो मूल भाषा की सामग्री को स्वचालित रूप से लक्ष्य भाषा में अनुवादित करता है और कुछ सेकंड में अनुवादित पाठ आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो जो डेटा इनपुट होगा, तो वहाँ पे जो यहाँ पे मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों से संबंधित शब्दावली और मुहावरे और व्याकरण नियमों समेत इसमें संग्रहित है, किसमें, कंप्यूटर के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, जब इनपुट होगा, जिसको जब स्वीकृत किया जाएगा, तो उन मूल सामग्री को स्वचालित रूप से लक्ष्य भाषा में अनुदित करके कुछ सेकेंडों में अनुवादित पाठ आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। अनुवाद मूल रूप से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी क्षमता मानव में होती है, लेकिन कंप्यूटर प्रणाली मानव की तरह स्वाभाविक बुद्धिमत के साथ सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित नहीं कर सकती, इसलिए मशीन मानव की जगह नहीं ले सकती। इस दृष्टि से मशीन अनुवाद के लिए मानव की आवश्यकता होती है। इसी कारण
मशीन अनुवाद को तकनीकी अर्थ में मानव आश्रित मशीन अनुवाद, ह्यूमन असिस्टेंट मशीन ट्रांसलेशन, या कंप्यूटर आश्रित मानव अनुवाद, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो क्षमता मानव में है वो मशीन में नहीं है, लेकिन परिवर्तित होता है। जो सामग्री एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित होने में ये सहायक होती है। तो इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन और मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। मानव सहायता प्राप्त मशीन अनुवाद में मानव हस्तक्षेप करता है, जो अनुवाद प्रक्रिया के पूर्ण उसके दौरान या बाद में कार्य करता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त मानव अनुवाद प्रक्रिया को तेज करने या सही करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पूरी तरह से स्वचालित मशीन अनुवाद है, जिसके लिए किसी मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। एक कंप्यूटर सिस्टम मनुष्य की तरह अपनी प्राकृतिक ज्ञान के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकता। इसका कारण प्राकृतिक भाषा में अनेक अर्थ और अस्पष्टताएं हैं। मानव मस्तिष्क आपसी संदर्भों के माध्यम से शब्द का सही अर्थ या व्याख्या प्राप्त करता है, लेकिन मशीन में ऐसी प्रतिभा नहीं होती। इसमें केवल वही अर्थ होता है जिसे एक कलन विधि या तार्किक सूत्र में परिवर्तित किया जाता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है और उसकी स्मृति कोश यानी मेमोरी में दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कनक। अब इसको ले लेंगे तो कनक एक धतुरा है, एक सोना है। मत, सिर्फ मत को हम ले लेंगे तो वहाँ पे एक विचार है, संप्रदाय है, निषेध है। जैसे कई अर्थ वाले शब्द के लिए सामान्यतः 2 या 3 अर्थ मिलते हैं। इसके बाद मशीन के पास विश्व ज्ञान नहीं होता और मानव की तरह गुण और अनुभव की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए मशीन अनुवाद में ऐसी जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब उदाहरण के लिए ब्रदर इन लॉ के लिए देवर, साला, बहनोई, जेठ, यहाँ मानव और मशीन के बीच में विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब मशीन क्या समझता है, यह हमें देखना है। मशीन अनुवाद जो समझ के उसने लिया, तो वो अंतर जैसे भाषिक संरचना के आधार पर, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा के आधार पर वो अंतर तो वो कर नहीं पाता, लेकिन जो उसमें संग्रहित है, जैसे कोश उसमें संग्रहित किया गया है, शब्दावली को उसमें संग्रहित किया गया है, तो उनको निकाल के यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो उसको निकाल कर यहाँ पोषित करें, तो अब यहाँ पे कौन है जो ब्रदर इन लॉ है? भाई अंग्रेजी में तो ठीक है, क्या ही इज माय ब्रदर इन लॉ। अब वो कौन है? बहनोई है, जेठ है, कौन है? तो साला है या देवर है। तो ये मशीनी अनुवाद, मानव और मशीनी अनुवाद के बीच में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो वहां पे डिफर होता है। मानव जैसे सोचता है वैसा मशीन नहीं सोच के कर सकता। कंप्यूटर अनुवाद और भारतीय भाषाएं। आज कंप्यूटर के माध्यम से वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, पात्रादि लेखन, जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या कहते हैं, पात्रादि लेखन जैसी चीज़ें हिंदी में लिखने के साथ साथ इंटरफेस के माध्यम से डेटा प्रसंस्करण भी बहुत तेजी से होने लगा है। अब ये वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो ये कंप्यूटर की विशेषता है। उसमें हिंदी का जो है, हिंदी को आप लेने लगे हैं। अब इस पर हम देखेंगे तो कंप्यूटर में पहले क्या था कि कंप्यूटर पहले अंग्रेजी भाषा को स्वीकृत करती थी, फिर विश्व के सभी भाषाओं को लेते, लेकिन जहाँ पे व्याकरण और जहाँ पे वर्तनी, जहाँ पे कोश और वर्तनी का प्रयोग होने लगा, तो वहाँ जो है वो उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से उसको स्वीकार किया गया मशीन अनुवाद में।
खासकर स्पेल चेक वाली चीज़ों को, जो जहाँ पे वर्तनी को सही करने वाली। फिर व्याकरणिक संरचना, उस वाक्य की व्याकरणिक संरचना सही कर रहे हैं तो वहाँ भी उसको स्वीकार किया। जैसे अंग्रेजी इसके लिए बहुत बेहतरीन सिस्टम है। हिंदी का प्रयोग जो है बहुत बाद आजकल जो है वो इसका प्रयोग होने लगा है। तो यहाँ पे यूनिकोड और मंगल फॉन्ट आने के बाद से इसका प्रयोग जो है वो होने लगा है पूरे इंटरनेट में, और जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे मंगल फॉन्ट का प्रयोग हो रहा और यूनिकोड से प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे उसका जो है वर्ड प्रोसेसिंग, पात्रादि लेखन जो है वो वहाँ पे कैसे उसका इंटरफेस के माध्यम से डेटा प्रोसेसकरण, मतलब कैसे प्रोसेस करेंगे, उसका तेजी से प्रयोग होने लगा। आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां कंप्यूटर और भारतीय भाषाओं के बीच की खाई समाप्त हो गई है। आज कंप्यूटर भारतीय भाषाओं में सभी कार्य कर रहे हैं जो अंग्रेजी में संभव है, लेकिन आज भी भारतीय भाषाओं के खिलाफ एक बड़ी चुनौती यह है कि कंप्यूटर अनुवाद और भारतीय भाषाएं भविष्य में कैसे प्रदर्शन करेंगे। अनुवाद बहुत ही अमूर्त और जटिल है, इसलिए इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है कि कंप्यूटर द्वारा अनुवाद करना एक कठिन कार्य है। अनुवाद एक शिल्प है जिसमें हर शब्द, हर वाक्य, हर अभिव्यक्ति में उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और अनुवाद कौशल की आवश्यकता होती है। यदि एक ही पंक्ति का अनुवाद अलग अलग ज्ञान और कौशल वाले लोग द्वारा किया जाए तो इसके रूप भिन्न होंगे। प्रत्येक रूप में एक नई विशेषता होगी, नए अनुभव, नए संदर्भ, नए सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक प्रवाह आदि का संयोग होगा और बुद्धिमत्ता तथा अनुवादक की रुचि का प्रतीक इस रूप में देखा जाएगा। तो अब जब उसका अनुवाद में अनुवादक की महत्वपूर्ण भूमिका, इस पर हमने बहुत सारी चीज़ें हमने समझी है, लेकिन मशीन कहाँ तक उसमें जो है वो सफल होगी, क्योंकि वहाँ एक समझ और बुद्धि का प्रयोग होता है। समझ और बुद्धि का प्रयोग जहाँ नहीं होगा वहाँ कैसे हो पाएगा। लेकिन कंप्यूटर में उसकी मेमोरी और उसका प्रोसेसर, वहाँ पे वो उसका प्रयोग है, लेकिन उस कंप्यूटर को भी बनाया हुआ मानव। तो मानव कहाँ तक उसमें सही बैठता है कि उसके मशीन के उपयोग में। इसलिए कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है लेकिन मौलिक सोच नहीं कर सकता। मौलिक सोच के लिए मानव की उच्च रचनात्मकता वाले मस्तिष्क की जरूरत होती है। इसलिए उन सीमाओं के कारण कंप्यूटर भारतीय भाषा में अनुवाद में खुद को असमर्थ पाता है, क्योंकि अनुवाद के लिए कोई पूर्व निर्धारित नीतियां नहीं हैं। ये देश, समय और संदर्भ के अनुसार अपना रूप, रंग, गुण, चरित्र और शैली बदलता है। तो अनुवाद में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वास्तव में अनुवाद भी कला हो तो, कभी विज्ञान भी हो तो कभी कलात्मक भी हो तो कभी रचनात्मक भी हो तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब उसको प्रयोग में लाते हैं तो वहां विषय की सामग्री पर ध्यान देना होगा। भाई, कला का प्रदर्शन, विज्ञान का प्रदर्शन, शैली, या हम रचनात्मकता की चीज को देखेंगे तो वो विषय पर आधारित होते हैं। इसके बाद इसके रूप कई प्रकार के होते हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं के वाक् चतुर्थ, वाग विविधता और समृद्ध पर्यायवाची व समानार्थ और विभिन्न रंगों और रूपों में अलंकृत शब्दों के लिए समान शब्द को खोजना बहुत कठिन कार्य है। कंप्यूटर के माध्यम से भारतीय भाषा में अनुवाद की एक बुनियादी जटिलता यह है कि भारतीय भाषाओं की व्याकरण और संरचना नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ये उपयोगी व्याकरण पर आधारित है। इसलिए केवल संरचना के माध्यम से ही नहीं बल्कि अर्थवत, अर्थ संकोच, अर्थ विपर्य, अर्थ चिंतन, अर्थ विकार, अर्थ में जो विपर्य है, अर्थ का जो विकार है, अर्थ का जो चिंतन है, अर्थ का जो
संकोच है, जैसे तत्वों के कारण भारतीय भाषाएं लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर अनुवाद कुछ चयनित वाक्यों का अर्थपूर्ण या सीमित अनुवाद तो कर सकता है, परंतु संपूर्ण अनुवाद नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा की व्याकरण बहुत सटीक और नियमों द्वारा संरचित है, इसलिए संस्कृत का मात्र भारतीय भाषाओं में जो कंप्यूटर अनुवाद के लिए उपयोग है। एक बार जब व्याकरण के नियम सिद्ध हो जाते हैं और नियमों की जो है प्रासंगिकता और प्रोग्रामिंग करते समय उपवाद जोड़ दिया जाते हैं, तो अनुवाद 90% सही होगा। 10% की कमी केवल शैली या वक्रोक्ति अथवा शब्द शक्तियों के कारण होती है। तो संस्कृत इसके लिए एक उचित भाषा है, क्योंकि उसका व्याकरण जो है वो इसके प्रोसेसिंग के तहत है। लेकिन 90% 10% अनुवाद केवल शैली या वक्रोक्ति अथवा शक्ति के कारण होता है, तो वहां पे भिन्नता हो जाती है। अनुवाद तो पूरे 100% सही होना चाहिए। अगर अनुवाद में 90% सही, 10% सही, तो वो विषय को नहीं लेके जाएगी। सूचना सही रूप से जो है वो उसका सूचना का संप्रेषण सही से नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि क्या कंप्यूटर के माध्यम से भारतीय भाषाओं से अन्य भाषाओं में या अन्य भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब स्पष्ट है कि कंप्यूटर के माध्यम से भारतीय भाषा में अनुवाद पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये एक बहुत कठिन काम है। ये कठिन और जटिल रास्ता है। इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मनुष्य ना कर सके, इसलिए कंप्यूटर के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान करना मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। हालांकि आज भी कंप्यूटर के माध्यम से 75% तक सफलता पूर्वक अनुवाद संभव है। हिंदी और कुछ चयनित भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर आज बाजार में मिलते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनियों ने अनुवाद के लिए कई सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जो पूर्ण सरकारी कार्य है और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, और इसमें भारतीय भाषाओं के अनुवाद भी की क्षमता भी है। लेकिन यह अनुवाद केवल प्रशासनिक वाक्यांशों और प्रशासनिक शैलियों में किया गया है। इसे संस्था या आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, जिससे हम अनुकूलित यानी कस्टमराइजेशन करना कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन इसका दायरा सीमित है। कंप्यूटर अनुवाद का एक पहलू लिप्यांतरण है। आज हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए सभी कंप्यूटर में लिप्यांतरण की सुविधाएं हैं और ये कंप्यूटरों द्वारा बहुत आसानी से किया जाता है। अब ये संभव है प्रशासनिक और प्रशासन वाक्यांश और प्रशासनिक शैलियों में। क्यों? अब यह है कि सीधे सीधे वाक्य होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली होती है, शब्द के शब्द निकालकर उसको अनुवाद किए जाते हैं। ज्यादा जो है उसके जैसे साहित्य को लेकर बात करें तो कविताओं को लेकर बात करें तो ऐसी चीज ऐसे विधा नहीं है, तो वह संभव है। कंप्यूटर अनुवाद और भारतीय भाषाओं में भारत सरकार गृह मंत्रालय का तकनीकी विभाग नई दिल्ली बड़े तेजी से कार्य कर रहा है। यह विभाग इस क्षेत्र में लगभग सभी प्रगति कर चुका है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और CMC विभाग के सहयोग से विभाग ने भारतीय भाषाओं और कंप्यूटरों के क्षेत्र में कई अनुसंधान और विकास गतिविधियां शुरू की है, जिनके परिणाम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। कंप्यूटर अनुवाद और भारतीय भाषाओं के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय कार्य CDAC पुणे द्वारा किया है। यह विभाग भारतीय सरकारों के समर्थन से भारतीय भाषाओं में कई शोध कार्यों किए गए हैं। इस विभाग ने कंप्यूटर में हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए मंत्र नामक पैकेज विकसित किया है। यह संग्रह अनुवाद के भाषी पहलुओं और व्यावहारिक भाषा तथा व्याकरण के उत्तम मिश्रण से तैयार किया गया। उदाहरण के लिए एक छोटा वाक्य का अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद वृक्ष बनाया जाता है। इसके भीतर सभी व्याकरणिक और संभावित विकल्पों को शामिल किया जाता है।
अर्थात 4 या 5 शब्दों वाले एक वाक्य का अनुवाद करने के लिए कई विकल्प तैयार किए जाते हैं और विभिन्न भाषिक उपयोगिताओं के संग्रह को एक सरल अनुवाद में तैयार किया जाता है। तो इसमें एक पूरी पूरी प्रणाली है बनाने में। भारत में अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में मौखिक मशीन अनुवाद विकसित करने का प्रयास सरकारी और निजी क्षेत्रों के स्तर पर चल रहे हैं। ये भारतीय भाषाओं के लिए समान अर्थ संसाधन और उपकरणों भी विकसित करते हैं। शब्द जाल जैसे समानार्थक शब्द संसाधन और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रकार मशीन अनुवाद एक नई विधा है। भारत से पहले यूरोप और जापान में पिछले 30-35 वर्ष से काम चल रहा है, लेकिन लक्ष्य अभी भी कुछ दूर है। दरअसल आप मशीनी अनुवाद के माध्यम से तेजी से अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक मानव अनुवादक की आवश्यकता होगी, जिससे मानव अनुवाद की दक्षता बढ़ेगी और किसी के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे बहुभाषी देशों में इसकी बहुत आवश्यकता है। इसे भारत एक सूत्र में बांधेगा और पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। तो यहां हमने देखा कि तकनीकी अनुवाद में मशीनी अनुवाद और उसमें कंप्यूटर में अनुवाद को हमने देखा और उसमें यह निष्कर्ष निकला कि 75% अनुवाद सही निकलता है। कभी कभी 90% निकल जाए तो 10% अनुवाद होना जो है वो संभव नहीं रहता। तो पूरे 100% अनुवाद की संभावना कम है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे खोज हो रहे हैं कई सालों से, तो वो खोज अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, क्योंकि मशीन जो है वो भाषा की संरचना, उसमें जो भाव हैं उसको सही से समझ नहीं पाती। तो यही जाके जो है ये अनुवाद की समस्या उत्पन्न होती है। तो अनुवाद अध्ययन में इसका क्या प्रयोग है? जैसे अनुवाद के अध्ययन के माध्यम से हम किस तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा में उस जो इनपुट दिया गया डेटा, वो इनपुट डेटा आउटपुट के रूप में प्रोसेसर से जैसे बाहर निकलता है, तो इसकी समझ हमें अध्ययन के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम शब्दावली पे जाएं। शब्दावली की ज़रूरत है, तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर से संबंधित शब्दावलियाँ मैंने दिया है, तो इसका अध्ययन भी कर लेंगे। अबेकस, गिनतारा, अब नॉर्मल टर्मिनेशन, अब सामान्य समापन, अबॉर्ट विफलन, एब्सोल्यूट एड्रेस निरपेक्ष पता, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेटर निरपेक्ष निर्देशांक, एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान, एब्स्ट्रैक्ट सारांश, अमूर्त तत्व। एक्सेप्टेंस टेस्ट स्वीकरण परीक्षण, एक्सेस अभिगम, एक्सेस मोड अभिगम विधा, एक्सेस राइट अभिगम अधिकार, एक्सेस टाइम अभिगम काल, एक्यूमुलेटर रजिस्टर संचयक पंजी, एक्वेस्टिक कपलर ध्वनिक युग्मक, एक्शन साइकिल क्रिया चक्र, एक्शन लाइन क्रिया लाइन, एक्टिवेशन सक्रियन, एक्टिव फाइल सक्रिय संचिका, एक्टिव लिंक सक्रिय कड़ी, एक्टिव मास्टर फाइल सक्रिय प्रधान संचिका, एक्टिव स्टोरेज सक्रिय भंडारण, एक्टिव रेशियो सक्रियता अनुपात, एब्सोल्यूट एड्रेस निरपेक्ष पता, एक्चुअल वास्तविक, ट्रांसफर रेट स्थानांतरण दर, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन प्रभावी अनुदेश, एक्चुअल की वास्तविक कुंजी। तो इस तरह कुछ शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दावली का भंडार बहुत है और हर एक अंग्रेजी या जो जिस भाषा से भी
हुआ है, जिसका प्रयोग होता है अंग्रेज़ी के माध्यम से। वैसे अंग्रेज़ी भाषा में विदेशी भाषाओं को भी वो स्वीकार कर लेता है बहुत आसानी से। तो वो उस भाषा को जब वो स्वीकार करते हैं तो उसकी जो शब्दावली जो है वो बहुत बढ़िया है। तो हिंदी में इन सब की शब्दावली है और उसके आयोग द्वारा, परिभाषा शब्दावली आयोग द्वारा इसको बनाया जा रहा। तो बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं। हमने कुछ इसमें तो थोड़े-थोड़े से मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे-जैसे हमारा अध्ययन चल रहा है एक-एक क्लास में, कुछ-कुछ शब्दावलियाँ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि हम अनुवाद के अभ्यास में इसका प्रयोग कर सकें। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ और अन्य प्रकाशन। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। अनुवाद सिद्धांत एवं MTT 10 इग्नो। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन जैसे विकिपीडिया हो या कोई भी शोध पत्र हो, जो अनुवाद से संबंधित सामग्रियां हैं उन सब को लिया गया, संदर्भ के रूप में इसमें जोड़ा गया है, सामग्री के रूप में जोड़ा गया है, ताकि आपको मैं समझा सकूं, हम इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर सकें और इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।